पर क्या जब महात्मा गांधी के प्रयास से भारत को आज़ादी मिली, ये विचार अगर सुभाष चंद्र बोस, आईएनए, इन सबसे अंग्रेज, महात्मा गांधी तो अंग्रेजों के लिए बहुत कन्वीनियंट थे, तो उनके कारण ही हुआ ना। वो क्या विचार है आपका, कहाँ तक गांधी का प्रयास आज़ादी मिली? अभी जो ये कोल माइनर्स जो यहाँ फंस गए थे, ये किस उसमें फंसे थे? ओपन कास्ट माइन था, क्या था? मूवी देखे थे सैम बहादुर, तो बांग्लादेश को क्रिएशन में भारत का अहम रोल रहा है, उससे कुछ फायदा हुआ है? आइए। थैंक यू सर। आप हुए आलोक रंजन। आलोक रंजन, आप मूवीज देखते हैं वेब सीरीज पर। यस सर। इधर हाल में कौन सी मूवी देखी? सर सैम मानेकशॉ देखा था सर। सैम मानेकशॉ बेस्ड ऑन सर वाचिंग मूवी एंड वेब सीरीज बेस्ड ऑन। अच्छा, हॉल में जाकर सैम मानेकशॉ। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस मूवी? में आपको क्या पसंद आया? सर जो ट्रूनेस के साथ सैम मानेकशॉ का जो पिक्चर जो पोर्ट्रे किया गया है और कैसे उनका डिसाइसिव रोल था 1971 बांग्लादेश वॉर में, और सर जो डायरेक्शन है वो काफ़ी माइन्यूटली उनके। ये तो मैंने सब पता। और कौन सा वाचिंग आपकी हॉबीज है? सर मूवी या वेब सीरीज और कौन सी देखे हैं? सर अभी 12th फेल देखा था। कौन सा? 12th फेल मूवी है सर। क्या था उसमें? सर उसमें एक IPS ऑफिसर का स्टोरी है कि कैसे वो काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद भी IPS बनते हैं, और सर उसमें सर उन्हीं का एक डिटेल्ड स्टोरी है सर। तो इनसे आपको कुछ प्रेरणा मिलती है? राइट, यस सर। वो काफ़ी टफ सिचुएशंस में रह के भी उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज की कमी थी, फिर भी वो अंततः 5वें अटेम्प्ट में अब क्लियर किए थे। तो ये डिटर्मिनेशन और ग्रिट दिखाता है। अगर आदमी के अंदर डिटर्मिनेशन और ग्रिट हो तो किसी भी क्षेत्र से या किसी भी रिसोर्स। आपको महात्मा गांधी काफ़ी आप आइडियल पर्सन मिले को। यस सर। पर क्या जब महात्मा गांधी के प्रयास से भारत को आज़ादी मिली, मुझे विचार से अगर सुभाष चंद्र बोस का आईएनए, इन सबसे अंग्रेज, महात्मा गांधी तो अंग्रेजों के लिए बहुत कन्वीनियंट थे, तो उनके कारण ही हुआ ना। वो क्या विचार है आपका, कहाँ तक गांधी का प्रयास से आज़ादी मिली? सर सारे जो भी हम लोग के महान नेता थे सभी का योगदान है, लेकिन गांधी जी का योगदान काफ़ी अमूल है, जिसमें कि सर गांधी जी ने ही सर एक मास अवेयरनेस, मास पार्टिसिपेशन का जो एक्चुअली में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे समाज के सभी वर्गों को मिला के उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उन सबको मिलाया और लाए, और फिर जो मूवमेंट का जो एरिया था वो चेंज हो गया और काफ़ी वो सक्सेसफुल हुआ। जैसे सर NCM हो गया या CDM हो गया, जिसमें गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। कहा जाता है अगर वो कहते तो अंग्रेज जरूर मान जाते, भगत सिंह को फांसी नहीं होती। क्या विचार है इसके बारे में? सर ये मुद्दे पे सर मुझे और पढ़ना होगा सर मुझे। अच्छा ये बताइए, टेररिस्ट और देशभक्त में फ़र्क कहाँ हो जाता है? भगत सिंह ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में उस समय बम फेंका, उन्हें आतंकवादी माना गया, लेकिन हमारी नज़र में वो हीरो थे। परसों तरसों भी जो पार्लियामेंट में हुआ, कोई उनको आतंकवादी कहेंगे, लेकिन हो सकता है उनकी नज़र में हीरो। तो ये डिफिनीशन कहाँ डिस्टिंक्शन हो जाता है आतंकवादी और देशभक्त में? सर देशभक्त जिसके लिए हुआ, जो अगर भगत सिंह को हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने जो बम फेंका था, वो जो खराब कानून बन रहे थे उनके खिलाफ अंग्रेज़ों को सुनाई दे, उस चीज़ के लिए फेंका था। तो और जबकि जो टेररिस्ट बोलेंगे वो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का देंगे कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को नहीं पालन किया, तो ब्रिटिशर्स के तौर पे वो टेररिस्ट कहलाएंगे, लेकिन सर इंडियन के तौर पे कभी भी उनको टेररिस्ट बोला नहीं जा सकता। अच्छा चलो रास्ता बदलते हैं। आजकल बहुत ये काफ़ी फैशन में है ईडी शब्द सुना ही होगा। ये क्या चीज़ है ईडी? सर ईडी का फुल फॉर्म सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम एक करती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। सर इसका मुख्यतः काम सर मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना है और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स है उनके। ये दो क्वेश्चन आपने मनी लॉन्ड्रिंग से मुझे समझाइए, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी की धुलाई कैसे हो सकती है? क्या मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग का? सर मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली जो हम लोग
बेसिकली सर मनी लॉन्ड्रिंग में जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी करके सिस्टम में डाला जाता है। ब्लैक और व्हाइट क्या, मनी पर तो कोई रंग नहीं होता, ब्लैक किसको कहते हैं, व्हाइट किसको कहते हैं? सर ब्लैक मनी का मेरा यहाँ मतलब है कि जिस पे हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं और उसको छुपाया जा रहा है सरकार से, उसको ब्लैक मनी कहेंगे। तो सर इसमें तीन तरह से किया जाता है, तीन मतलब प्रोसेस में किया जाता है, इंटीग्रेशन, लेयरिंग और फिर सिस्टम में उसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होता है, इसको अरेस्ट करने का ट्राई करता है। एक और क्वेश्चन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किन कानूनों के तहत काम करता है? सर कई कानून हैं, बताइए कुछ। सर जिसमें कि एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सर एक है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, सर हाल ही में बना 2017 में, और सर फेमा है सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। गुड। नाउ अभी क्लास को ईडी पढ़ी करके मैं पूछता हूँ, भारत में जो ये पीएमएलए एक्ट बना, ईडी आदि को जोड़ दिया गया, एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके सच कहिए दबाव या उसकी रिजोल्यूशन के आधार पर बना, वो कौन सी एजेंसी है? कभी नाम सुना है? सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वेरी नाइस नाम है, प्लीज। आलोक, आपने इसमें लिखा है वीकनेस में हाईली डिटेल्ड ओरिएंटेड, तो इसको वीकनेस मानेंगे? डिटेलिंग तो अच्छी बात है सर, काफ़ी समय सर डिटेलिंग की वजह से क्या होता है कि सर चीज़ें डिले हो जाती हैं। जहाँ बात नहीं, डिले होगा लेकिन परफेक्शन तो आना चाहिए। डिटेलिंग तो अच्छी चीज़ है, ये तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाँ सर, मुझे लगता है कि अगर एक हद से ज़्यादा चले जाए तो फिर हम लोग जो चीज़ें जो मैटर नहीं करती है उनमें भी घुस जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम में ला देता है सर, इसलिए। और आपने ये अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आप एक ही चीज़ मान कर चल रहे हैं क्या? आपने लिखा अडेप्टेबिलिटी, इसको स्ट्रेंथ में आपने माना है। यस सर। तो ये अडेप्ट नहीं हुआ, अगर आपको कहा जाएगा एक चीज़ करने को करने, फिर अगले दिन कहा जाए ये नहीं वो, तो इसको ये अडेप्टेशन यही है। हाँ सर, यू डोंट हैव योर फर्म व्यूज ऑन एवरी इशू। नॉट इन दैट वे सर। अडेप्टेबिलिटी का मेरा मतलब है कि हम मतलब कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में काम कर सकते हैं सर। जैसे कि मैं जॉब भी मैंने सर अफ्रीका में किया है, तो वहाँ पे गैबॉन में सर मैं था ऑपरेशन इंजीनियर। तो वहाँ पे भी मतलब इंडिया से कहीं बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट कल्चर है, तो वहाँ पे जाके भी मैंने 1 साल काम किया है, तो वो मेरा अडेप्टेबिलिटी को सर शो करता है। ये कोल इंडिया ओपन कास्ट माइनिंग करती है या क्या करती है? सर कोल इंडिया सर दोनों करती है सर, ओपन कास्ट भी करती है सर, अंडरग्राउंड भी करती है सर। अभी जो ये कोल माइनर्स जो यहाँ फंस गए थे, ये किस उसमें फंसे थे? मतलब ओपन कास्ट माइनिंग था, क्या था वो? सर वो टनलिंग प्रोजेक्ट, टनलिंग में। तो व्हाट वाज द प्रोसेस व्हिच लेड देम इनटू दिस प्रॉब्लम? सर एक्चुअली में सर सिलक्यारा बारकोड टनल है सर, उसमें वो टनलिंग हो रहा था सर, दोनों तरफ से एडवांस होता है टनलिंग। तो एक साइड से जहाँ पे एडवांस हो रहा था तो वर्कर काम कर रहे थे, आते समय क्या हुआ कि जिस एंट्रेंस से निकलने की कोशिश कर रहे थे उस एंट्रेंस पे सर जियोलॉजिकल फॉल्ट के कारण जहाँ तक अभी एग्जिट पॉइंट्स नहीं बना, एग्जिट पॉइंट सर नहीं मिल पाया। एंथ्रोपोलॉजी में बताइए, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ स्टडिंग एंड ट्राइब्स? रिसर्च मेथोडोलॉजी जो इसमें आंध्रो में कैसे स्टडी करते हैं ट्राइबल वेलफेयर की स्कीम्स वगैरह हम लोग? सर इंटरव्यूज़ के थ्रू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। एक तो ये हो गया, हाँ या ओके ठीक है, 2 आपने बता दिया। सर क्वेश्चनरी के थ्रू, अभी मुझे ये याद आ रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो जोरवाज हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही थी अपने सोसाइटी में, अपने। डू यू थिंक दे शुड बी लेफ्ट अलोन या उनको इंटीग्रेशन का होना चाहिए मेन स्ट्रीम में? सर जैसा कि हम लोग का इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी भी है, तो उसमें ट्राइबल को इंटीग्रेट करने की बात की गई है, लेकिन सर उसमें ध्यान देना ये चाहिए कि जो उनका कल्चर है और जो जिस तरह से उनको इंटीग्रेट करना है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनको इंटीग्रेट करना चाहिए। और सर मैं सोचता हूँ कि हाँ उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस जो है उसको काफ़ी मेटिकुलसली डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि उनका जो कल्चर है वो भी ख़त्म ना हो और उनको जो मेन स्ट्रीम का बेनिफिट है वो भी मिल सके सर। तो वहाँ तो और भी जो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो भी रोक दिया गया, मतलब जो टूरिज़्म था जिसमें वो जाते थे, लोग मिलते थे, उनको टिप्स दिया, ये दिया, वो सब भी बंद कर दिया गया। आपको
सर वहाँ पे सर इशू डिग्निटी का था सर। वहाँ पे वो एक्चुअली में ट्राइबल्स को वहाँ पे सर कुछ समझा नहीं जा रहा था और फिल्में बनाई जा रही थी और काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस था, जिसके बाद उस अंडमान ग्रैंड ट्रंक पे सर वो टूरिज्म एक्टिविटी को रोक दिया गया था। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो ये बताइए, एंथ्रो के एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, कोई इंडियन उस पर लिखे हैं जिन्होंने, अब आप 2 लोगों का नाम बताइए जो एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पर जो काम किए हैं। सर एलपी विद्यार्थी, सर वेरियल एल्विन। माय लास्ट क्वेश्चन विल बी, तो आपने महात्मा गांधी से हम लोग को जो उन्होंने अपना विचार अपना रखा या जो मार्गदर्शन किया, उसमें कहाँ हम लोग सक्सीड कर पाए और कहाँ फेल, मतलब हम लोग नहीं सक्सीड कर पाए हैं? सर सक्सीड कर पाए हैं जो उन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बात किया था। तो उसमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं हम लोग के देश में, तो यहाँ पे सक्सीड कर पाए हैं। और सर जो प्रोहिबिशन है उस जो उन्होंने उसको सक्सेस मानेंगे इंडिया में? वो सर सक्सेस नहीं सर, फेलियर है वो एक्चुअली में। जहाँ पे हम लोग मैनी स्टेट्स में हम लोग अभी तक ये नहीं कर पाए हैं जो प्रोहिबिशन की नीति। जहाँ कर पाए हैं वहाँ सक्सेस है? सर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कई राज्यों ने पहले प्रोहिबिशन को ला के वापस ले लिया है, लेकिन सर जैसे कि बिहार में देखा जा रहा है, जो सर्वे कराए जा रहे हैं उसके तहत ये पाया जा रहा है कि जो पिछला सर्वे था सर उसमें पाया गया था कि जो वुमेन है वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और जो पब्लिक न्यूसेंस है उसकी भी वो भी कम हुआ है। मिस्टर आलोक, यस सर। ये कहा जाने लगा है कि बिहार के लोग जो बाहर चले जाते हैं बहुत अच्छे करते हैं, मगर बिहार प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्या चैलेंजेस हैं? सर एक तो इंडस्ट्रीज़ का प्रॉब्लम है बिहार में सर। इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं है, जिसके कारण लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है लाइवलीहुड कंसर्न्स के लिए। दूसरा सर कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उस लेवल तक कभी नहीं बनी है जहाँ पे लोग बिहार में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। और कोई सर और तीसरा है सर कि अर्बनाइज्ड जगह बहुत कम है बिहार में। 15% के आसपास लास्ट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अर्बनाइजेशन हुआ है। तो बाकी बेसिक एमिनिटीज़ का भी इशूज़ है कई जगह पर सर। तो क्या किया जा सकता है बताइए? आपको सलाह चीफ मिनिस्टर मांगे कि बताइए मुझे 3-4 सलाह दें, आप क्या सलाह देंगे? 3-4 मेजर कदम क्या उठाए जा सकते हैं? सर इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में ये है कि सर जो लैंड बैंक बनाया जा रहा है, BIA DA बना रहा है, उस पर इंडस्ट्रीज़ को उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुआ है, तो वैसे ही समिट के साथ साथ उसको एक्चुअली ऑपरेशनलाइज करना ऑन द ग्राउंड की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्टिव एफर्ट्स नीडेड है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास का भी सर। और सर दूसरा एजुकेशन के सेक्टर में सर अभी जो समस्या है टीचर की कमी की, वो और साथ साथ सर एजुकेशन में सर IT का इंटीग्रेशन, जिसमें कि जिससे शिक्षा को बच्चों के लिए रुचिपूर्वक बना सके ताकि बच्चे और पार्टिसिपेट करें शिक्षा में, ये ज़रूरी है सर। और सर एक शिक्षा में ये भी है कि हम लोग के लाखों विद्यार्थी कोटा और अदर जगह चले जाते हैं, तो पटना जैसी जगह को एक नॉलेज हब बनाया जा सकता है और मेडिकल टूरिज्म भी पटना में प्रमोट किया जा सकता है सर। अच्छा, अब ये बताइए, आप अभी मूवी देखे थे सैम बहादुर? यस सर। तो बांग्लादेश को क्रिएशन में भारत का अहम रोल रहा है, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि वो तो प्रो चाइना है, चाइना से आर्म्स लेती है, सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, BRI का मेंबर है, तो हमें कुछ फ़ायदा हुआ है? सर ये सर फ़ायदा है सर। पहले जो पाकिस्तान एक हॉस्टाइल नेशन रहा है सर बहुत पहले से, तो अब दोनों फ्रंट पे हम लोग को उतना हॉस्टिलिटी नहीं है कि एक ईस्ट में और वेस्ट में भी हॉस्टिलिटी का बात है। दूसरा है कि सर ऑल्दो चाइना के साथ इंगेजमेंट रिसेंट ईयर्स में
बांग्लादेश के बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग के भी सर अच्छे रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ। जैसे कि हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं एनर्जी, वाटर एंड अदर थिंग्स में। साथ साथ सर यही सर सोच रहा हूँ। मगर एंटी इंडियन फोर्सेस भी हैं, रोज प्रोटेस्ट होता है इंडिया के खिलाफ, सर कहीं ना कहीं क्या कारण है? मुख्य समस्याएं क्या हैं सर बांग्लादेश और भारत के बीच में? सर एक समस्या तो ये है रिफ्यूजी का, जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी जो आए थे बांग्लादेश वॉर के समय, तो उसका भी एक टाइमिंग बनाया गया था कि जिसमें उसको माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं, तो उसके डेफिनेशन से प्रॉब्लम है। एक सर CA एक्ट जो आया था उसमें सर इशू था बांग्लादेश को सर, और है सर कि वाटर एग्रीमेंट्स जो तीस्ता वाटर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, उसमें इशू है। फिर सर जो हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट सर बोलते हैं कि इतना हम लोग देंगे, उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके ऑन द ग्राउंड पे वो वर्क नहीं हो पाता है हम लोग। तो इस सब चीज़ में डिलीवरी हम लोग बोलते हैं बट डिलीवरीज में इशू है सर हम लोग का, तो उसके कारण थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ रहा है सर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, योर आलोक रंजन, योर इंटरव्यू इज ओवर। आप दो चीज़ है, ऐसे आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको आंसर सब किया, हम लोगों ने कुछ आपको आंसर देने की कोशिश की, यू फील्डेड देम वेल, सो गुड, यू हैव लेट इट। बट देयर इज सर्टेन, पता नहीं मुझे कैसा महसूस हुआ आने पर, आप नमस्कार टाइप का कुछ करने में बहुत आपको तकलीफ हुई ठीक से, आपने आके कुछ रीट करने में या बहुत हल्के से किया या लगभग जैसा नहीं है, मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है। दूसरा, बैठने में ये पोजीशन से एकदम आगे, पैर आगे झुका के, ये किसने सिखाया है क्या? ये जो भी अपनी इस पोजीशन में बैठे हो हाथ को आगे कर ये सिखाया है किसी ने? हाँ सर, ऐसे फ्रैंक बताओ। ये सर इंटरव्यू में बोलते हैं कि आप हैंड को ऐसे रखिए आराम से। नहीं मैंने आपको वैसे तो ठीक है, थोड़ा सा पीछे है तो थोड़ा सा रिलैक्स बैठे, थोड़ा सा पीछे करो, हाँ मुझे ठीक है, हाथ को थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, वो एकदम, इसलिए मैंने पूछा, वो सिखाता है कि एकदम ऐसे तने रहना है ना, चेहरे पर एकदम पीठ सीधा और सिपाही की तरफ बैठ जाना, भूल जाओ ज़्यादा। आप सच्ची करें मत, कोचिंग चक्कर किसी के मत पड़ना, अपने ठीक है ना, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस, थोड़ा मैंने देखा आप कुछ ज़्यादा ही हाथ को एकदम ऐसे करके, उससे क्या होता है ना कि आपका सारा रिलैक्स, आपका बॉडी टेंस हो जाता है, तो माइंड कैसे ठीक है। बात करते समय आदमी थोड़ा बहुत हाथ हिला देता है तो कोई नहीं, लोगों ने सिखाया होगा कि बिल्कुल मत सीखना है, ऐसे तने रहना, चेहरे पर मुस्कुराना मत, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा रहो, बाकी सब आपका नॉलेज सब ठीक है। तो एक नंबर कहते कि आपको याद नहीं, लेकिन लगा कि कुछ है, नॉक किए, कमिन हुआ, अंदर आए, कुर्सी के बगल में खड़े हो, गुड मॉर्निंग नमस्कार जो करो, और थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि मुंह में मम्मो करके मत रह जाना, और तब वेट फॉर दें कि उनको बैठने को कहे तब बैठे। कभी कभी क्या होता है ना, 5-10 सेकंड कुछ कागज देख लें, या कभी कभी जानबूझ कर वो आपको कुछ नहीं बोलता है कि देखिए क्या करता है, कहीं घबरा के आप पेशेंट होकर बैठने मत लगिए। 5 सेकंड अगर कोई कुछ नहीं बोला तो पूछो कि सर मे आई सिट डाउन, तब बैठ जाना। लेकिन नमस्कार आते ही नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फाइल है ना, चेयरमैन को देख के कर बाकी मेंबर्स को एक बार ऐसे देख लेना। तो ये तुम्हारा है, बाकी यू हैव फील्डेड क्वेश्चन जो है कुछ हम लोगों ने आपको प्रोवोक करने की कोशिश की, बट देयर यू कैन डू वेल, बी अ बिट रिलैक्स, है ना, वो भूल जाओ, ओके सर, भूल जाओ, थोड़ा बहुत हाथ हिला दोगे कुछ नहीं होगा। ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस। दो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, सिंस यू गिवन आइडियल पर्सन इन योर लाइफ टू बी महात्मा गांधी, एक दो उनकी किताब के नाम भी जैसे कर दिए, हाउ हैज इम्प्रेस्ड यू माय एक्सपेरिमेंट्स विद टूल्स, या कुछ बोल दिया तो अच्छा लगता है कि मैंने आप कैसे इंस्पायर्ड हुए। गांधी जी को आपने देखा तो नहीं, उनके कहीं बुक्स से ही प्रभावित होना बड़ा नेचुरल है। साहब मैंने उनका ये किताब पढ़ा है, उसमें ही गिवन दिस वेरी गुड, आई गिव यू अ लीड ऑल्सो, कि उनके दो चीज़ क्या इंप्रेसिव है जो हम लोग नहीं कर पाए हैं। उसमें स्वच्छ भारत कम्स अक्रॉस एज अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ एमुलेशन बाय द गवर्नमेंट, जिसका रियली सब जगह, यहीं इंडिया में नहीं बाकी जगह भी बहुत इसकी प्रशंसा हो रही है स्वच्छ भारत की, बिकॉज दैट्स अ कल्टिवेशन ऑफ योर माइंड। वो सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, या जैसे आपका लोकल डेमोक्रेसी का आपने नाम लिया बड़ा अच्छा, तो ये एक अंदर से एक वो दे रहा भावना सबको मैं साफ रहूँ। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव बॉरोड फ्रॉम गांधी जी। इतने सालों तक नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन नाउ थ्रू द मिशन ऑफ स्वच्छ भारत हम लोगों ने किया। तो एक दो किताब का नाम ले लेना उससे बड़ा इंप्रेसिव लगता है कि इससे हम इंस्पायर्ड हुए हैं उनके इस व्यू से। जैसे आपने लोकल गवर्नमेंट का बताया, वो उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में बतलाया है, कहा है स्वच्छ भारत का जिक्र, तो दैट वे इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन। दूसरा,
जो आपको एंथ्रोपोलॉजी में हमने एक ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन जब पूछा मेथड ये ट्राइब्स का, तो ट्राइब्स पे बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं। इसमें नीति आयोग के कुछ व्यूज़ हैं ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ दी जोरवाज एंड इस पे एक्सक्लूसिव जो वो सब हैं ट्राइब्स के। जस्ट गो थ्रू देम, इट गिव्स अ वेरी गुड इंसाइट इनटू व्हाट द गवर्नमेंट इज़ नाउ थिंकिंग, और 2-3 चेंजेस जो लाए हैं गवर्नमेंट में अपने परसेप्शन में अबाउट दी ट्राइब्स इन खास करके वहाँ पर लक्षद्वीप में 100% रिजर्वेशन किया गया। ये इन्हीं सब बेसिस पर किया गया। तो उनके ही सब स्टडीज़ ये सब देख करके, उनके अप्रोच, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड देख करके 100% रिजर्वेशन फॉर देम, फॉर दी एसटीज इन लक्षद्वीप। ये सब थोड़ा बहुत स्टडीज डालते रहिए इसमें। आलोक, आपका अच्छा पर्सनालिटी है, कूल काम कंपोज्ड है, मगर थोड़ा सा एनर्जी लाइए, स्माइल लाइए जैसे अभी आप कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल ऐड टू योर मार्क्स। कोई कहे कि आपको 10 नंबर ज़्यादा देंगे, थोड़ा सा स्माइल करेंगे तो करेंगे ना, थोड़ा सा स्माइल, ओके, रिलैक्स हो जाइए। और जब आंसर देते हैं तो यू नीड टू बी मोर पॉइंट वाइज। बहुत आप इलैबोरेट करते हैं, उसमें आपका पॉइंट कम आता है। चैलेंजेस क्या हैं बिहार के? यू डिडंट टॉक अबाउट गवर्नेंस डेफिसिट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ को आप पॉइंट वाइज लाते थे। जो जानने वाले वो जानते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में वर्बोस होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिहार के बारे में क्या चैलेंजेस हैं? आपने जैसे हिंट किया, कनेक्ट कितना 50,000 प्लस आया है, तो बिहार के बारे में थोड़ा और जानिए डिटेल में। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट, चैलेंजेस, वे आउट, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट वाइज एकदम बुलेट पॉइंट में बना लीजिए, फिर उसको आप वहाँ जाकर के पेश कीजिए। ओके, नाउ बांग्लादेश, एक वर्ड आपने यूज़ किए, यू नो, हर कंट्री फॉरेन पॉलिसी चलाता है अपना नेशनल इंटरेस्ट पर, ना तो वो प्रो चाइना होता है, ना तो प्रो इंडिया होता है। तो आर्म्स वगैरह पिछले 40 साल से चाइना से लेते, क्योंकि इंडिया प्रोवाइड नहीं करती थी, ठीक है। BRI दे वांट इन्वेस्टमेंट, एंड जैसे आपने कहा कि चाइनीज आर वेरी गुड, वो अनाउंस करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इंडिया में बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह से अगर आप आंसर करेंगे ना, टू द पॉइंट, नेशनल इंटरेस्ट, ये सब वर्ड को आप देंगे तो दिखाएगा कि यू आर अवेयर ऑफ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। अगर वो करेंगे तो यू आर गुड कैंडिडेट हैं आप, पोटेंशियल है, और आप जरूर सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक। ठीक, या